हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस जो एसएससी में नॉर्मली कम पूछे जाते हैं। बाकी अगर अलग कोई आप लोग कैट का देते हो या कैट से भी थोड़े से अलग हट के क्वेश्चंस अगर एसएससी में पूछे जा सकते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़े से मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आज की क्लास में, एडवांस के साथ थोड़ा बेसिक और थोड़ा आसान, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के होंगे और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से आसान लेवल के होंगे, लेकिन वो देखने में आपको ऐसे लगेगा कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और जैसे मैं अप्रोच बताऊंगा आप लोग उसको आसानी से समझ पाओगे। जैसा आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी, तीन टाइप से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर टफ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। लेकिन एक लेक्चर में 1 घंटे में 1 घंटे 5 मिनट में 15 क्वेश्चंस बनाना थोड़ा सा, क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उन क्वेश्चंस को, तो मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। इसलिए पहले मैंने सोचा था कि मैं 75 क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाऊँ अच्छे लेवल के, 75 पढ़ाऊँ प्रीवियस ईयर्स के और 75 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊँ बेसिक लेवल के। तो ये 225 क्वेश्चंस होंगे, 225 क्वेश्चंस, और लगभग 50 या 60 क्वेश्चंस मैं थ्योरी में करवा चुका हूँ। तो ऐसे जो मैंने आपसे वादा किया था 250-300 क्वेश्चंस करवाने का, वो लगभग 285 के लगभग 285 के लगभग क्वेश्चंस हो जाएंगे और वो पूरा होगा। लेकिन अब जो 75 क्वेश्चंस हैं वो बजाय 15-15 क्वेश्चंस के करवाने के, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम, ये क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के हैं, तो मैंने क्या किया है कि अब पहले 5 लेक्चर बनाता मैं 15-15 क्वेश्चंस के 75 बनाने के लिए टफ क्वेश्चंस के, अब हम लोग 7 लेक्चर बना लेंगे, लेकिन 10-10 क्वेश्चंस के ही हम लोग समझेंगे ताकि समझने में आसानी हो और अच्छे से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। तो देखिए, ध्यान दीजिए, मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप लोग 10 लो, 12 मिल रहे हैं 12 लो, 15 मिल रहे हैं 15 लो, लेकिन जितना मुझे पढ़ाना है इस यूट्यूब चैनल पर मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग घबराना नहीं। नीचे कई बार आप लोग ऐसे ही कमेंट करना शुरू कर देते हो, सर कंप्लीट पढ़ाना कंप्लीट। अरे कंप्लीट ज्योमेट्री में पढ़ाने वाला हूँ, घबराओ नहीं आप लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, उसको मैं भी आपके लिए पढ़ता हूँ और आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए। In given figure, G is the centroid of triangle ABC. Angle CBM equals to 45 and AG perpendicular on BM. If GM equals to 1 cm, then find the length of BC. G दिए गए त्रिभुज ABC का केंद्रक है, एक एंगल ये 45 दिया हुआ है, AG परपेंडिकुलर BM, यदि GM इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई आप लोग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ध्यान देना, समझना। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल है ABC। आपके क्वेश्चन में आपने अगर क्वेश्चन देखा था, मॉर्निंग में आपको क्वेश्चंस मिल गए होंगे, अगर आपने क्वेश्चन देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि अपने पास ये वाला जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ग्रेविटी सेंटर अपने पास, G इज द ग्रेविटी सेंटर एंड AG इज परपेंडिकुलर ऑन G ऑन BM। ये यहां से हम लोगों को ये वाला एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, और ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन भी गिवन है। ये अपने पास दिया हुआ है GM इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, GM इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC की लंबाई हम लोगों से पूछी गई है। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने बेसिक अच्छे से पढ़ाया है, जिसकी थ्योरी अगर अच्छी है तो वो कर पाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है और ये क्वेश्चन एसएससी में आ सकता है। आप लोगों ने करके क्वेश्चन आपने करने की कोशिश की होगी क्वेश्चन को, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है और एसएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक बार समझाया था आप लोगों को की, और ध्यान रखना थ्योरी आप लोग, अगर कोई भी स्टूडेंट थ्योरी नहीं देखी है किसी ने, थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, लगभग 40-50 मिनट के 33 लेक्चर अगर कंप्लीट, क्योंकि आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ लोगों को लगता है कि सर इतनी बड़ी आप ज्योमेट्री पढ़ा दोगे तब तो कैसे काम चलेगा। ध्यान रखना, मेंस में 10 क्वेश्चन आते हैं जो 20 मार्क्स के होंगे, प्री में भी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो कम से कम 22 या 23 नंबर का टॉपिक है, 22 या 23 नंबर का टॉपिक है ओनली और ओनली ज्योमेट्री। और मैं चाहता हूँ इसके 11 क्वेश्चन आए तो आप 11 के 11 करो, 10 आए तो 10 के 10 करो। जितना मैंने मान लो आप लोगों को पढ़ाया उसमें से अगर आपको 11 में से अगर 6 या 7 क्वेश्चन ही करने होते तो जितना मैंने पढ़ाया उसका 30% पढ़ना भी बहुत है, 6-7 तो कर लोगे। लेकिन मैं इस YouTube चैनल पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि मेंस में अगर आपके 200 नंबर का अगर पेपर आता है तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 200 में से 200 के लिए। कई बार होता क्या है, स्टूडेंट ये सोचता है कि सर मैं 195 ही लाऊंगा, मैं तो 195 190 के लगभग ही लाना है। एक पेपर में पहला पेपर दिया, उसको लगता है कि ये मैंने 1-2 चीजें छोड़ देता हूं,
दूसरा पेपर फिर दिया, जब मॉक टेस्ट देते हो दूसरे पेपर में 2-3 चीज़ें छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे तो 190 ही लाना है, और जब 20 पेपर में आप लोग इतनी चीज़ें छोड़ देते हो और फिर आपका स्कोर रह जाता है 150 और 160 के आसपास। मैं इस चैनल पर पूरा बेसिक के साथ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप 11 क्वेश्चन आए तो 11 के 11 करो, 10 आए तो 10 के 10 करो। 22 या 23 नंबर का टॉपिक है प्री और मेंस मिलाकर, और इतने नंबर का तो अपने पास अकेला साइंस भी इससे कम नंबर का आता है, जो आप लोग कितना पढ़ते हो जीके में। हिस्ट्री तो अपने पास 5-6 नंबर का आता है और कितनी पढ़नी पड़ती है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं पढ़ा रहा हूँ 11 के 11 क्वेश्चन आए तो आप लोग 11 के 11 कर पाओ, उसके लिए तैयारी करवा रहा हूँ। और वो अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा, अभी एसएससी नजदीक नहीं है, सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग मुझे उसको अच्छे से पढ़ाने दो, कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, अच्छे से पढ़ाने दो, जल्दीबाजी नहीं करो, जल्दी का काम शैतान का। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रेविटी सेंटर, और कम से कम 2 चीजें प्रूव की थी इससे, ये अपने पास 2 और ये अपने पास 1, ये 2:1 में क्यों बांटता है, इसको प्रूव करने के लिए जितना अपने पास A B C है, जितना G से D तक है उतना ही इसको आगे बढ़ा दिया था, G D और D के तक आगे बढ़ा दिया था और इसको इससे मिलाया था। अगर आप लोगों को याद है मुझे बताइए, याद है क्या? जितना ये था उतना ही हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, और ऐसे 2 चीजें हम लोगों ने प्रूव की थी। अगर आपको याद है, और ये थ्योरी में अगर ये चीजें की भी होंगी ना, और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग चलेगा, और ये चीजें अगर थ्योरी में नहीं की भी होंगी तो आप लोगों का दिमाग नहीं चलेगा। आप लोग ये बात ध्यान रखना। कैसे कर पाएंगे? देखिए, जितना अपने पास G से M है उतना ही आगे बढ़ा दीजिए, G से M जितना है उतना ही इसको आगे बढ़ा दीजिए K तक। ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी अपने पास 1 सेंटीमीटर। अगर इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए, तो ये जो अपने पास और ये जो अपने पास है दोनों बराबर होंगे। AM बराबर होगा MC के। क्यों? आप बताओ क्यों? क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये मीडियन है, माध्यिका जो है सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, पहली बात। G से M तक बराबर होगा M से K तक। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ड्रॉ इतना किया है कि आगे की तरफ बढ़ाया, दोनों बराबर हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो क्या S से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए क्या? और वहां भी अपने पास सर्वांगसम थे, वहां भी अपने पास सर्वांगसम हुए थे जब मैंने प्रूव करवाया था थ्योरी। मीडियन की 2 लेसन मैंने डाले थे, वो कंप्लीट थ्योरी पढ़िए जिससे आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अचानक आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आपको कैसे पता ये M से K को इधर बढ़ाया गया? लेकिन ध्यान रखना, अगर थ्योरी के वो 2 लेसन देख लोगे ना, अच्छे से अगर देख लोगे 2 या 3 बार, जो मैंने सेंट्रोइड के 2 लेसन डाले हैं उनको अच्छे से अगर देख लोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आएगा। जिसका बेसिक थोड़ा अच्छा है ये दिमाग में नहीं आएगा। शुरुआत अगर कर रहे हो तो पॉइंट दिमाग में आएगा कि हमें कैसे पता लगेगा। एक बार आप थ्योरी देखो, उससे रिलेट करो, फिर खुद पता लगेगा कि आपके दिमाग में कैसे आएगा। ऐसे दोनों सर्वांगसम हो गए, तो ये कोण अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो सारे एंगल बराबर। ये कोण 90 डिग्री है तो ये कोण भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब आपको अच्छे से समझ में आए तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। यहां से यहां तक अपने पास ये अगर 4 है, ये अगर 4 है, ट्रायंगल BKC की बात करूं, 45, ये अगर यहां से यहां तक 4 है तो ये भी अपने पास 4 होना है। 45 के सामने 4, तो इस 45 के सामने भी 4, और कर्ण की जो लेंथ होगी वो 4√2 होगी पाइथागोरस थ्योरम से। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 32 का रूट करोगे तो 4√2। 4√2 कैसे है ये तो समझ में आ गया क्या? 45 डिग्री के सामने 2, क्योंकि माध्यिक जो 2-4 कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ। मुझे कभी कभार लगता है कि इतना आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो 2:1 में बांटता है, तो ये अगर 2 है तो ये कितना होगा? ये अगर 1 है तो ऊपर वाला होगा 2 सेंटीमीटर, और ये अपने पास 1 है ही, तो टोटल कितना हुआ? 4। इस 45 के सामने 4 है तो इस 45 के सामने ये भी 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है। एक ट्रायंगल की 2 साइड बराबर हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है तो कर्ण √2 टाइम्स होता है। ये आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास सेकंड आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इन गिवन फिगर अपने पास दिया हुआ है, गिवन फिगर में O इज द ऑर्थो सेंटर एंड C इज द सर्कम सेंटर। इफ BO इक्वल्स टू BC देन कैलकुलेट थीटा। थीटा हमें बताना है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। दिए गए चित्र में जो अपने पास O है वो लंब केंद्र है, C जो है वो परिकेंद्र है। यदि BO बराबर BC है देन O का मान, देन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन 20, 30, 35 और 45 डिग्री। मैं आपके लिए बताता हूँ, देखिए
इस प्रकार से अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी। और ध्यान रखना ये क्वेश्चंस और एसएससी आजकल 2017 अगर मेंस का पेपर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस दे सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओ यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है, ओ इज द ऑर्थो सेंटर, आपने डायग्राम देखा होगा, एंड सी इज सर्कम सेंटर। और ये दोनों कोण डायग्राम में खुद ने दिया हुआ है, ये थीटा है, ये थीटा है, इतना दिया हुआ है हम लोगों को। और ये दोनों अगर बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है बी ओ बराबर बी सी, क्वेश्चन में गिवन है बी ओ बराबर बी सी, बी से ये डायग्राम ऐसे था क्वेश्चन में, सॉरी ए बी सी, आपने अगर क्वेश्चन का डायग्राम देखा होगा तो आपने डायग्राम ऐसे है ए बी और सी, और इसने लिखा है बी ओ बराबर है बी सी के, देन हमें बताना है कि थीटा का मान क्या होगा, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना दिया हुआ है। मॉर्निंग में आपको क्वेश्चंस मिले थे, आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी कि ये किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे, आपने क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की होगी। सिर्फ इतना दिया हुआ है बी ओ बराबर बी सी, देन फाइंड द एंगल ऑफ थीटा। एक बात आप लोग ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दूसरे मार्कर से काम लेता हूँ। एक चीज़ सारे लोग याद रखना, ये कोण थीटा अगर है, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा होगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, बाद में बताऊंगा, अभी याद कर लो। 2 सेकंड 2 मिनट बाद ही मैं ये चीज बता रहा हूं, अभी याद कर लो कि ये कोण अगर थीटा, इससे पर डिपेंड नहीं करता, ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा। और ध्यान रखना अपने पास यहां से यहां तक ये अगर 2a है और ये अपने पास आगे की तरफ बढ़ा दिया, ये अगर ऑर्थो सेंटर है और आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये अपने पास एल्टीट्यूड होगा कोण 90 डिग्री, और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दो। एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऑर्थो सेंटर है और ये अगर सर्कम सेंटर अपने पास है तो ये अगर 2a है तो ये अपने पास होगा a, ये अगर 2a है तो ये अपने पास a होगा। और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी ओ बराबर दिया हुआ है बी सी, ये 2a है तो ये भी अपने पास 2a क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से इसको मिला दिया जाए क्योंकि ये सर्कम सेंटर है और सर्कम सेंटर तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सर्कम सेंटर जो होता है तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, सर्कम सेंटर तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो ध्यान रखना, ये अगर a है तो ये कितना होगा 2a, a से कारण 2a नहीं हुआ, ये दोनों बराबर हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक सर्कम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये 2a है तो अपने पास ये 2a है तो ये भी 2a होगा, और ये कोण अपने पास मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता होगा। तो ये a ये 2a, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाले साइड का डबल होता है, तो ये कोण आ गया अपने पास 30 डिग्री। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये आ गया 30 डिग्री, और ये इसके सामने 2a और 2a, इसके सामने थीटा है तो ये भी अपने पास आ गया थीटा। अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को एक बार मान लो P, इस ट्रायंगल की बात करूं मैं BPC की, तो ये 90 है, ये 2 थीटा है, ये 30 है और ये थीटा है। सभी को ऐड करने पर 180 डिग्री होना चाहिए। अपने पास 90 थीटा और थीटा अपने पास 2 थीटा, प्लस ये अपने पास 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वस टू अपने पास 180 डिग्री। तो 90 और 30 120 उधर जाके माइनस होगा, तो 3 थीटा इक्वस टू अगर 60 डिग्री आ गया है तो थीटा बराबर कितने डिग्री आ गया अपने पास 20 डिग्री, और यही अपना आंसर है। थीटा की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन में दिया हुआ है 20 डिग्री, ये अपना आंसर है। देखो इसमें अपने पास कैसे इस चीज़ को प्रूव करेंगे, ध्यान देना बोर्ड पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन में वापस सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ, ये थीटा है तो ये थीटा कैसे होगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए ध्यान देना, एक पॉइंट सभी लोग समझ लेना, इस प्रकार से ये अगर ऑर्थो सेंटर है और ये सर्कम सेंटर है, दो चीज़ें हैं, एक तो ऑर्थो सेंटर है और एक सर्कम सेंटर है। ये यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है और ये यहाँ पर सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा बराबर होगी। और मैं आप लोगों को ये याद करवा रहा हूँ, ये थ्योरम है जो आप लोगों को याद रखनी है, ये कोण थीटा और ये कोण थीटा ऑलवेज इक्वल होंगे। क्यों, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्यों बराबर होंगे। देखिए आप लोग मान लीजिए, एक बार मैं समझाता हूँ, कोशिश करना समझने की। ये तीनों अगर बराबर हैं तो इसके सामने ये वाला एंगल अगर a है तो क्या इसके सामने ये वाला एंगल भी a होगा क्या?
और ये वाला एंगल अगर B है तो क्या ये वाला एंगल भी B होगा क्या, और ये वाला एंगल अगर C है इसके सामने तो क्या ये वाला एंगल जो होगा कंप्लीट क्या C होगा क्या? आप कहोगे कि सर हाँ होगा, ठीक है। मुझे बताइए एंगल 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या? 2 कॉमन ले लें तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो बताओ A प्लस B प्लस C बराबर कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से इस पर जो ऑर्थो सेंटर बनाना है तो ऑर्थो सेंटर तब बनेगा जब अपने पास एल्टीट्यूड हो। ऑर्थो सेंटर तब बनेगा जब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण हो? 90 डिग्री का। इस पर जब एल्टीट्यूड होता है उस कंडीशन में ऑर्थो सेंटर बनता है, लंब केंद्र बनता है। तो ये अगर B प्लस सी एंगल है तो क्या तीसरा एंगल ये 90 है, तो इसका तीसरा जो एंगल है ये वाला वो क्या 90 माइनस B प्लस सी होगा क्या? ये B प्लस सी है, ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 प्लस B प्लस 90 माइनस B प्लस सी, और यहाँ से इसको उधर ले जाएं A बराबर 90 माइनस B प्लस सी। तो आप लोग खुद बताओ 90 इंटू B प्लस 90 माइनस B प्लस सी की जगह क्या यहाँ पर A लिखा जा सकता है क्या? तो ये भी A है और ये भी A है, ये दोनों बराबर होता है। इस क्वेश्चन में गिवन था, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था कि ये भी A है ये भी थीटा है, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पर ए या थीटा मान लेना, तो ये थीटा है तो ये थीटा है। क्या दोनों एंगल क्यों बराबर होंगे, ये चीज समझ में ये क्या? और दोनों एंगल अगर बराबर हो गए तो देखिए ध्यान देना आप लोग, पहला पॉइंट मैं वापस समझा रहा हूं आप लोगों को। ये इस प्रकार से अपने पास 2 नंबर क्वेश्चन है जिसका डायग्राम अपने पास बना हुआ है ए बी और सी, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों को समझाऊंगा। पिछली बार मुझे पता है और क्लास में भी मैं ऐसे ही करता हूं, जब तक मुझे ऐसे नहीं लगता कि सभी के सही समझ में आ गया होगा तब तक मैं उसको चीज़ को समझाते ही रहता हूं। अब देखिए आप एक बार फिर देखो, अब की बार पहले वाला जो समझाया था उससे डबल समझ में आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास 2a है तो ये भी 2a होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि BO बराबर BC। हमने इसको 2a मान लिया तो ये भी 2a, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। और ध्यान रखना ये कोण अगर कभी भी थीटा है, ये चीज़ याद रखना। और मैंने पहले भी कहा था बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा। थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस जब करवाऊंगा तभी आपके समझ में आएगा। तो ये थीटा होगा तो ये भी हमेशा कितना होगा? थीटा। अब अपने पास ये 2a सरकम सेंटर हमेशा तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और सरकम सेंटर बनता तब है जब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद है क्या? परिकेंद्र कब बनेगा? जब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं तो ये कोण 90 डिग्री। ये अपने पास 2a यहाँ से यहाँ तक ऑर्थो सेंटर तक अगर 2a है तो सरकम सेंटर से यहाँ तक होगा a, और ये दोनों बराबर तो ये अपने पास 2a 90 डिग्री। कल की क्लास में, पिछली क्लास में मैं एक बार समझाया था जब टफ क्वेश्चंस करवाया था कि कर्ण हमेशा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। ये a है तो ये 2a है तो ये कोण कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री। और ये दोनों बराबर हैं तो ये 2a के सामने थीटा है तो इसके सामने ये भी थीटा होगा। और अपने पास ये कोण तो है 90 डिग्री। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं BPC की। अब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। BPC में 90 है, ये थीटा है, ये 30 है, ये थीटा है, ये 2 थीटा है। सभी को ऐड करने पर अपने पास 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। आप जहाँ पर भी बैठे हैं आप लोगों के दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि सर ये अगर 2a है तो आपने ये 2a तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, सरकम सेंटर बराबर होता है तीनों वर्टेक्स से तो ये भी 2a। ये a आपने कैसे लिख दिया? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। ये ए कैसे होगा? ये ए करने का तरीका, क्या आप लोगों को यूलर लाइन पढ़ाया था क्या? यूलर लाइन जहां पर पढ़ाया था कि किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और ग्रेविटी सेंटर, इन सेंटर को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और सरकम सेंटर तीनों हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं जो कि रेशियो 2:1 होता है। और वो रेशियो 2:1 क्यों होता है ये चीज भी मैंने समझाई थी। देखो ये 2a तो ये a कैसे है आपके दिमाग में? अगर नहीं बन रहा है तो ये पॉइंट आपके दिमाग में बनना चाहिए। ये अगर पॉइंट आपके दिमाग में नहीं बन रहा है तो ये पॉइंट आपके दिमाग में बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और 90% लोगों से मॉर्निंग में जब मैंने ये क्वेश्चंस डाले थे तब आप लोगों से नहीं हुआ था, इसलिए मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ये ऑर्थो सेंटर है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं ये होता है अपने पास सरकम सेंटर, यहाँ पर बनेगा। और यहाँ से इसको अगर मिला दिया जाए तो इस मीडियन पर कहीं पर होगा ग्रेविटी सेंटर।
और ये तीनों सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो ये यूलर लाइन होती है, और यूलर लाइन होती है तो ये रेशियो 2:1 ऐसा मैंने बताया होगा अगर आपको याद है तो। अब क्यों होता है रेशियो 2:1? क्योंकि अपने पास ध्यान देना रेशियो 2:1 क्यों हुआ, इसलिए हुआ रेशियो 2:1 क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। एक ही लाइन पर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी। पैरेलल होते ही अपने पास ये जो एंगल है वो इसके बराबर, ये वाला जो एंगल है अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, और दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और ग्रेविटी सेंटर इसको 2:1 में बांटता है, तो अपने पास रेशियो तीनों के तीनों बराबर हो गए। ये दोनों लाइन पैरेलल होते ही, दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल हो जाए और इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए तो दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, ये याद भी कर सकते हो आप लोग। तो ये लाइन पैरेलल, इसको हम लोगों ने यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर मिला दिया, दोनों लाइन पैरेलल हैं, और इसको यहाँ से मिला दिया तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ये रेशियो अगर 2:1 है तो ये रेशियो भी 2:1 होगा, और ये रेशियो अगर अपने पास यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये भी अपने पास 1 होगा। और इस डायग्राम में वही मैंने काम में लिया। मैंने कहा ये क्वेश्चंस आप लोग तब कर पाओगे और अच्छे से तब समझ पाओगे जब आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और वो चीज़ मैं आप लोगों को पहले से ही समझा चुका हूँ कि बेसिक क्लियर कैसे होगा। 33 या 34 लेसन ओनली ज्योमेट्री की थ्योरी के मैं डाल चुका हूँ, उनको आप लोग देखिए ताकि यहाँ तक अप्रोच आप लोग लगा पाओ। समझ आया क्या? अब तो ठीक लग रहा है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एकदम आसान क्वेश्चन है और इसको आप लोगों ने किया भी होगा। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर OB O से A तक, O से B तक और O से C तक बराबर हैं। एंगल बाइसेक्टर भी ये हैं। DEF क्रम से AO, B और CO के मध्य बिंदु हैं। O को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो AB की लंबाई फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो क्योंकि दोनों मीडियम में ही हम लोग लेकर चलते हैं। ये कोई भी ट्रायंगल है अपने पास A, B एंड C, A, B, C कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका यहाँ से A से O तक, B से O तक और C से O तक मिला दिया गया। कोण समद्विभाजक हैं, ये एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को O पर मिलते हैं, और इसने जैसे डायग्राम में हम लोगों को दिया हुआ है, डायग्राम इस प्रकार से बनाया हुआ है कि DEF इसके मिड पॉइंट्स हैं। यहाँ पर बनाया गया D पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट इसके मिड पॉइंट्स हैं। अगर इनको मिला दिया जाए तो अपने पास यहाँ पर जो सर्किल बनेगा उसका एरिया दिया हुआ है, इसकी रेडियस ये R मान लो, और पाई R² हमें दिया हुआ है 3 पाई, इससे कट गया तो R बराबर अपने पास आ गया √3। R की वैल्यू √3 है, R की वैल्यू √3 है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। R की वैल्यू √3, R की वैल्यू √3, और ये कोण होगा 120 डिग्री। क्यों ये वाला कोण 120 डिग्री क्यों होगा? इन सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ A, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ B और 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ C होता है। इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ A, 90 प्लस हाफ ऑफ B और 90 प्लस हाफ ऑफ C, तो ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो 90 प्लस हाफ ऑफ A ये 120 डिग्री आएगा। 90 में 30 ऐड करोगे 120। और क्या आप लोग यहाँ पर अपने पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ निकाल सकते हो क्या? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये √3 है, ये √3 है तो 120 डिग्री है, तो कोसाइन रूल लगा दो। कोस 120 डिग्री बराबर आएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस अपने पास EF का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू √3 का मतलब 3। इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू -1/2। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जानते होंगे। ये 6 माइनस EF² अपॉन 2 इंटू 3, ये कट गया, ये इधर आ जाएगा तो -3 बराबर 6 माइनस EF², तो EF² बराबर आ जाएगा 9, और EF की लेंथ जो आ गई वो आ गई 3, रूट करोगे तो ये 3 आ गई। किसी भी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं OBC की, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर 3 है तो क्या 6 होगा क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 6, ये भी 6, कोई सा भी हम लोगों से पूछा जा सकता है।
ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों से दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। मुझे बताइए, ये आर है, ये आर है, तो ये डायग्राम ऐसे बनाया हुआ आपको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी चीज ध्यान रखना, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ये इन सेंटर, यही सरकम सेंटर, यही ऑर्थो सेंटर, यही ग्रेविटी सेंटर, चारों सेंटर्स एक ही होते हैं। वो मानकर भी आप लोग ये सर्किल जो है वो इसको टच करेगा और आप लोग ये क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसकी हाइट निकाल लेना, और हाइट का जो फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड आया कैसे, यहां से ये अपने पास a है तो ये होगा a/2 और हाइट h, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं h² बराबर a² - a²/4। तो h² बराबर अपने पास हो जाएगा 3a²/4 और रूट करोगे तो इसका रूट √3, इसका रूट 2 और इसका रूट a, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये √3 है, ये √3 और नीचे भी यहाँ से यहाँ तक √3 होगा क्योंकि रेशियो 2:1 होता है, ये आपको पता होगा। उससे भी अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर सेम ही आना है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। त्रिभुज ABC में DBC का मिड पॉइंट है, ED का मध्य बिंदु है, FBE का मध्य बिंदु है, GFC का मध्य बिंदु है। तो ट्रायंगल ABC की तुलना में EFG का क्षेत्रफल कितना होगा, क्या रेशियो होगा इनका, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखो, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग लिखते चलते हैं, जैसे वो बोल रहा है वैसे लिखते चलेंगे तो अपना आंसर आसानी से आ जाएगा। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रायंगल अपने पास A, B और C जैसे लिख रखा है वैसे हम लोग करते चलते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी, एसएससी में आने लायक क्वेश्चंस हैं। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एसएससी में आने लायक नहीं होते, वो बहुत टफ, और इससे भी एडवांस लेवल। अगर आप मुझे कमेंट कर देना कि सर इससे भी एडवांस लेवल पढ़ाओ जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को इधर से इधर मिलानी पड़ती हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, लेकिन मैं सभी वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एसएससी में आ सकते हैं, है ना। एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आपको नहीं आते और जो एसएससी में या सीडीएस में या कैट में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। नहीं तो अपने पास वो वाली ज्योमेट्री भी है, वो वाले क्वेश्चंस भी हैं जिनमें मतलब और हार्ड और टफ लेवल के, मतलब उसमें कुछ चीजें हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी हमेशा, तभी वो क्वेश्चन सोल्व होंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे अपने पास हैं। आपको अगर लगे कि सर वो क्वेश्चन भी सोल्व करो तो मैं दे दूंगा, लेकिन अपने कंपटीशन में, कैट में, एसएससी में, सीडीएस में, पटवारी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं इनमें नहीं आते, जो भी अपने एग्जाम्स होते हैं। इसलिए जो क्वेश्चंस एसएससी में, कैट में और इनमें सीडीएस में जो आते हैं और अच्छे लेवल के होते हैं, उनकी मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको, है ना, ताकि एक हम लोग मतलब अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छा मटेरियल पढ़ें। नहीं तो और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी अपने पास हैं। देखिए, ABC DBC का मिड पॉइंट है, अपने पास D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, D BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। E AD का मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट जो है वो अपने पास है E, ओके। F जो है वो BE का मिड पॉइंट है, F जो है वो BE का मिड पॉइंट है। इसके बाद इसने लिखा है कि FC का G जो है वो FC का मिड पॉइंट है। ABC की तुलना में EFG कितना होगा, FC का मिड पॉइंट G है, तो ABC बड़े वाला ट्रायंगल और AFG, इसका हम लोगों को ये पूछा गया है कि AFG का क्षेत्रफल और बड़े वाले का क्षेत्रफल। अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आ सकते हैं। कैसे अप्रोच लगाओगे, देखिए, क्या मैंने ऐसा बताया था कि आपको ये रेशियो भी आ सकता है, 1:2, 2:3, 3:4 रेशियो भी आ सकते हैं। रेशियो में आ गया वो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा जो हम लोग करेंगे। पहले मैं आपको मिड पॉइंट वाला समझा रहा हूं। क्या आप लोगों को पता है क्या कि एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो उनके बेस का रेशियो है। अगर ये मिड पॉइंट है, रेशियो 1:1 है, तो एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा। क्या आप लोगों को पता है क्या? अगर पता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए, मीडियन पढ़ लो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया। जो बेस का रेशियो होगा वही उसके एरिया का रेशियो होगा। माध्यिका या सेंट्रोइड जब पढ़ाया था, ये पॉइंट अच्छे से पढ़ाया था, उसमें आप लोग देख लीजिए। ये अगर अपने पास यहां से यहां तक मिला दो, इसको अगर मैं मिला दूं तो ये अगर मिड पॉइंट है, EFG की बात कर रहा हूं, ये अगर मिड पॉइंट है तो इसका क्षेत्रफल अगर 1 है और G मिड पॉइंट है, रेशियो 1:1, तो इसका क्षेत्रफल भी 1 होगा।
अब मुझे बताइए, आसान और अच्छा क्वेश्चन है ये। ई सी एफ का क्षेत्रफल 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, और ये अगर मिड पॉइंट है तो बेस अपने पास बी बेस पर एक ट्रायंगल तो ये इधर वाला बन गया और एक ट्रायंगल ये इधर वाला बन गया। इसका क्षेत्रफल अगर 2 है तो क्या इसका क्षेत्रफल भी 2 होगा क्या? आप कहोगे इसकी सर हाँ होगा। तो देखो यहां पर अपने पास इस प्रकार से है। मुझे बताओ, अब मैं बात करूं बी ई सी ट्रायंगल की बात करूं, टोटल का क्षेत्रफल 2 और 2 4 जो रेड से दिखा है, टोटल का क्षेत्रफल अपने पास 4 हो गया। तो मुझे बताओ बी ई डी का जो क्षेत्रफल होगा वो भी इधर वाले का क्षेत्रफल भी 2 होगा। अगर अलग अलग बांटे, टोटल का 4 है रेड में, तो 2 1 और 1। अगर ऐसे बांटे कि बी ई डी का क्षेत्रफल और सी ई डी का क्षेत्रफल टोटल अगर 4 है तो इधर वाला भी 2 होगा और इधर वाला भी कंप्लीट 2 होगा, जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं। अब मुझे बताइए इधर वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ए डी बी की, ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से नीचे अगर डी ई बी का क्षेत्रफल 2 है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा? 2, क्योंकि मिड पॉइंट जो होता है वो एरिया को बराबर बराबर बांटता है। ऐसे इधर इसका क्षेत्रफल 2 है तो ये भी कितना होगा? 2। तो टोटल कितना हुआ मुझे बताइए? 8। टोटल कितना हो गया अपने पास? 8। इसका क्षेत्रफल ये अगर 1 है और टोटल का 8, तो क्या अपना आंसर 1/8 आ गया क्या? तो बहुत अच्छा एसएससी में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, आप लोग इसको ध्यान रखना। यही क्वेश्चन हम लोग बाद में रेशियो में भी बनाएंगे, तो मिड पॉइंट में बना दिया ताकि आपको सही समझ में आए। सेम क्वेश्चन जो है हम लोग उसको रेशियो में भी बनाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, डायगोनल्स AC and BD of a quadrilateral ABCD meet at E if A equals to 2, B equals to 5, C equals to 10 and D equals to 4, BC equals to 15/2, find the length of AB by the following figure। नीचे एक अपने को डायग्राम भी दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम, कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिए बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर। ये इस प्रकार से है, एक सर्किल है, ये यहां पर पॉइंट्स हम लोगों को दिए हुए हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है ए बी और दूसरा ये दिया हुआ है डी सी। यहां से ये इसका सेंटर मान लो ओ है, तो अपने पास ये दोनों जो डायगोनल्स जो यहां पर जहां पर मिलते हैं इसके, ये पॉइंट ई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी अप्रोच पता है तो क्वेश्चन आसान है, अगर अप्रोच नहीं पता तो क्वेश्चन फिर आपके लिए टफ होता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग इससे बी से सी की भी लाइन दी हुई है, ये और ये आप लोग मिला दीजिए और ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। बताओ चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये अपने पास ए से ई तक 2 दिया हुआ है, ये 2 है। बी से ई तक दिया हुआ है 5, ये 5 है। ई से सी तक क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, ये 10 है। और डी से ई तक दिया हुआ है 4। ध्यान रखना है क्वेश्चन में 4 दे दिया, अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो। वैसे देना जरूरी नहीं है, क्योंकि 10 गुना 2 और 5 गुना x बराबर होगा, तो क्वेश्चन में देना जरूरी नहीं है, ये खुद ही 4 होगा। ध्यान रखना, इसने तो क्वेश्चन में दे दिया, वैसे देना जरूरी नहीं है। और ये BC बराबर 15/2 है। BC की जो लेंथ है वो 15/2 है। तो दिए गए चित्र में AB की लंबाई बताइए, AB की लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। कैसे कर पाएंगे? देखो ध्यान दो बोर्ड पर, आप लोग कैसे कर पाएंगे? अच्छा क्वेश्चन है। मुझे आप लोग ये बताइए सबसे पहले, ये कोण इस आर्क द्वारा AB द्वारा, ये कोण अगर थीटा है तो सेम आर्क द्वारा इधर बना कोण ये भी थीटा होगा क्या? ऐसे DC आर्क द्वारा यहां पर बना कोण ये अगर फाई है तो क्या अपने पास ये वाला कोण भी फाई होगा क्या? सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने कोण बराबर होते हैं। और आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होते ही हैं। तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? और सिमिलरिटी से लिख सकते हैं थीटा के फाई के सामने 10 है, फाई के सामने 10, इधर फाई के सामने कितना है? 4, इधर थीटा के सामने कितना है? 2, और इधर अपने पास थीटा के सामने कितना है? 5, 10 ये लिखा ना पहले। जो जिस ट्रायंगल को हम लोग पहले लिखेंगे, इसका ये 10 पहले लिखा है तो इसका 5 पहले लिखना पड़ेगा। थीटा के सामने 5, तो यहां पर थीटा के सामने कितना है? 2। यहां पर जो अपने पास ये एंगल है दोनों, इसके सामने 15/2 और इसके सामने ये कितना है अपने पास? AD। तो फर्स्ट और सेकंड तो अपने पास सेम है, 5/2 5/2। तो इनको सोल्व करोगे तो AD की जो वैल्यू आ जाएगी, AD बराबर क्या अपने पास 2 से तो गुना हो जाएगा,
2 गुना 15/2 और 5 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कट गया तो एडी की लेंथ क्या 3 आ गई क्या? सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि एडी की लेंथ 3 आ गई। आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो, इनका जो रेशियो है वो अपने पास 5/2 है, तो अपने पास 2/5 अगर कर दें तो ये 3 आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप लोग देख सकते हो। पहला पॉइंट मैं मिटा देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। सबसे पहले 3 कैसे आया ये चीज मैंने समझा दी है। दूसरा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, कोशिश करना समझने की। दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखना, ये आ गया तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब मुझे आप लोग, ये 3 कैसे है मैंने बता दिया है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, इसके सामने ये कोण अगर थीटा है, इस आर्क द्वारा एडी द्वारा ये कोण अगर अपने पास एक्स है, या ये कोण अल्फा अगर माने, तो क्या एडी आर्क द्वारा इधर बना कोण अल्फा होगा क्या? ऐसे बीसी आर्क द्वारा इधर बना कोण अगर बीटा है, तो ये कोण भी क्या बीटा होगा क्या? तो इस बीटा के सामने कितना है 5, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते ही हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बीटा के सामने 5 और बीटा के सामने कितना आ गया 10। अपने पास यहां पर अल्फा के सामने कितना है 2 और ये कितना आ गया 4। कॉमन के सामने कितना है ए बी, तो ये कितना और ये कितना अपने पास सी डी, लेंथ नहीं दी हुई, ये 1/2। अगर हम लोग इसको अगर ए बी सी डी बराबर, क्या यहां से ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकते हैं क्या? मतलब ए बी की वैल्यू अगर एक्स है तो ये दुगुना होगा, क्या इसको 2x लिख सकते हैं क्या? समझ पा रहे हो क्या आप लोग? x और 2x कैसे आया? क्योंकि वही दोनों सिमिलरिटी लग गई वापस। एक बार तो इन दोनों में सिमिलरिटी लग गई और एक बार इन दोनों में सिमिलरिटी लग गई। दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो अपने पास सिमिलर हो गए 2 बार। ये x और ये 2x और ये 3 कैसे है ये मैंने समझाया। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर, अभी तो क्वेश्चन बना है, अब जो क्वेश्चन है अपने पास वो इस प्रकार से है, ध्यान देना आप लोग। अब मुझे बताइए, क्या ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक बार समझाया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन 2x इंटू एक्स प्लस अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन 15/2 इंटू 3 बराबर होगा, दोनों डायगोनल्स ये 12 है, 12 गुना 9 108 के बराबर। ये मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी जब चक्रीय चतुर्भुज पढ़ाया था सर्किल में, तब मैंने आपको बताया था इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x इंटू एक्स और ये इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। यहां से सोल्व करके क्या आप लोग x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर 2 का भाग दे देंगे, बराबर 12 गुना 9 108, 2 का भाग दिया तो अपने पास बचा 54 और ये आ गया 45/4। सभी जगह 2 का भाग दे दिया तो 2 का भाग दिया तो x स्क्वायर, 2 का भाग दिया तो 45/4 और 2 का भाग दिया तो 54। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 216 में से 45 माइनस करोगे तो 171/4 और यहाँ से x का मान जो आ गया रूट में 171/2, ये अपना आंसर है। तो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने सुबह करने की कोशिश की होगी। टेलीग्राम के लिंक पर मैंने आपको बता दिया, बार बार क्वेश्चंस आते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए सोल्व करवाता हूं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पर। जैसे ये क्वेश्चन था इतना ही इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने बोर्ड पर है, आप लोग पढ़ लीजिए और मॉर्निंग में आपको मिल ही गया था। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर तथा भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं। आधार से एक लाइन इस प्रकार से खींची गई कि इसके क्षेत्रफल और परिमाप दोनों को 2 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, जैसे चित्र को दिखाया गया है। तो आधार के जो 2 खंड बनेंगे उनका माप बताइए। डायग्राम आप लोग देख लीजिए और अब ध्यान दो क्वेश्चन पर कैसे करेंगे। ये एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ये ए बी और सी एक अपने पास ये है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है 4। ये अपने पास डी ई कोई लाइन है जो इसको क्षेत्रफल को भी 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है, इसके एरिया को भी 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है और इसके परिमाप को भी 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, यानी कि इधर वाले का परिमाप और इधर वाले का परिमाप बराबर बराबर होगा। तो मुझे बताइए क्या ए बी, कोशिश करना समझने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी प्लस बी डी प्लस डी प्लस ई ए, इधर वाले का जो परिमाप है वो क्या इधर वाले के परिमाप किसके बराबर, डी सी प्लस सी, डी सी प्लस सी ई, डी सी प्लस सी प्लस डी ई के बराबर होगा। और डी से डी कट जाए, अगर डी से डी कट जाए तो कौन कौन बराबर होंगे, ए बी प्लस बी डी
प्लस ई ए बराबर होगा किसके, डी सी प्लस सी ई के। और इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं, ए बी प्लस बी डी प्लस ई ए प्लस डी सी प्लस सी, इन सभी को ऐड कर दूं तो अपने पास 4, 3 7 और 3 10 आना चाहिए। और दोनों तरफ बराबर बराबर हैं, मतलब ये भी 5 होगा और ये भी कितना होगा, 5। अगर दो चीजें हैं दोनों तरफ बराबर बराबर और दोनों को ऐड करने पर अगर 10 आ रहा है और उनको बराबर बराबर करोगे तो कितना कितना होगा, 5 और 5 होगा। ये आप लोगों को पता है। ऐड कर लो सभी को, ए बी प्लस बी डी प्लस ई ए, इनको भी इधर वालों को भी प्लस कर लो, ई सी प्लस बी डी, तो ऐड करोगे तो ये पूरा 4 हो जाएगा। बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी 4, पूरा 4 हो जाएगा। ये पूरा अपने पास 3 है ही। ए ई प्लस ई सी भी अपने पास पूरा अपने पास 3 हो जाएगा। ऐड करोगे तो 10 और बराबर बराबर तो 5 और 5, तो अपने पास डी सी प्लस सी की वैल्यू 5 आ गई। 5 अगर आ गई तो एक को अगर आप लोग अक्स मानोगे, इसको अगर मैं अक्स मानूं, डी से सी तक को अगर मैं एक्स मानूं, यहाँ से यहाँ तक इसको अगर मैं एक्स मानता हूँ, टोटल 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो बचेगा वो 5 माइनस एक्स बचेगा। तो सबसे पहले ये एक्स और ये 5 माइनस एक्स कैसे आया, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये मैंने समझाया है। अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है, देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो ये हुई सबसे पहले परिमाप की बात। नहीं समझ में आया तो मैंने अच्छे से समझा दिया, मैं इसको वापस नहीं समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देख लो। जब मुझे लगता है ना कि वापस समझाना चाहिए तो मैं समझा दूंगा, और मुझे अगर ये लगता है कि इसको आप रिवाइज कर लोगे, मैंने अच्छे से समझा दिया, तो रिवाइज कर लेना थोड़ा सा पीछे से। अब क्षेत्रफल देखो, ये कोण मान लो थीटा है, तो इस वाले का जो क्षेत्रफल है और पूरे का जो क्षेत्रफल है उससे आधा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल को भी 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लो और टोटल का क्षेत्रफल को अगर आधा कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल आना चाहिए। और एक ट्रायंगल, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। एक ट्रायंगल की 2 साइड और उसके बीच का कोण दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ बी सी साइन थीटा होता है। मेंसुरेशन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बी और सी और बीच का कोण अगर दे तो एरिया का फॉर्मूला हाफ बी सी साइन थीटा होता है। तो इसका ट्रायंगल डी ई सी का जो एरिया है वो अपने पास होगा हाफ इंटू अक्स इंटू 5 माइनस एक्स। इसका जो क्षेत्रफल होगा हाफ अक्स इंटू 5 माइनस एक्स बराबर बड़े वाले का क्षेत्रफल ये 3 है। ये अपने पास टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये अपने पास 3 है, तो इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू 4 इंटू 3, लेकिन इसको आधा करना पड़ेगा क्योंकि ये इतने का इसके बराबर रखना है। टोटल का क्षेत्रफल तो यही आएगा, लेकिन इसके बराबर रख रहे हैं, तो ये बराबर बराबर बांट दिया तो ये आधा हो गया। तो 1/2 से 1/2 कट गया, ये इससे कट रहा है 2 बार, और ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 6 इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 3 और 2 आ जाएगी। ऐड करने पर ये, इंटू करने पर ये, तो अक्स का मान 3 और 2 आ जाएगा। देखो अक्स की जो वैल्यू है अपने पास 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 ले लोगे, ध्यान देना इधर 2, अब 3 2 आएंगे, 3 और 2, अक्स की वैल्यू 2 अगर आपने ले ली तो इधर तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इधर 2 रखते ही 3 हो जाएगा, और ये पूरा ही 3 है, यहां तक 3 कैसे हो सकता है। तो अक्स की वैल्यू आप लोग 2 नहीं ले सकते, अक्स की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 3। तो एक तरफ तो ये 3 है और एक तरफ 1 है, यही पूछा है कि बेस 3 और 1। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो आंसर 3 और 1 अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है सी, उसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें लिखा हुआ है O1 O2 केंद्र वाले 2 वृत्त एक दूसरे को R पर स्पर्श करते हैं। AB दोनों वृत्तों की स्पर्शरेखा है जो R से गुजरती है। P डैश Q डैश एक दूसरे पर स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्तों को P तथा Q पर स्पर्श करती है। AB को S पर काटती है। PQ बराबर 6 है। S बिंदु को 5 और 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो S1 O1 O2 का क्षेत्रफल बताइए। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मैं डायग्राम बना देता हूँ, क्वेश्चन खुद सोल्व करना, एकदम आसान है। एक दूसरे को R पर टच कर रहे हैं, ये अपने पास एक डायरेक्ट इनकी कॉमन टेंजेंट है जो R से पास हो। ये ए बी, एक और टेंजेंट है जो इसको काट रही है एस पर, इसको पी पर, इसको क्यू पर। यहां से इनके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, और पी क्यू की लेंथ 6 दी हुई है। ध्यान रखना पी क्यू की अगर लेंथ 6 दी हुई है तो ये अपने पास यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3, और ये तीनों बराबर बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर, ये बराबर और ये बराबर, इधर से भी टेंजेंट बराबर, ये बराबर और ये बराबर, तो ये तीनों इक्वल इक्वल होते हैं। ध्यान रखना, इसमें यही कॉन्सेप्ट है सिर्फ।
इस क्वेश्चन में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना। अगर अपने पास इस प्रकार से, और ये थ्योरी में तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन मैंने वहां पर आप लोगों से एक वादा कर दिया था कि थ्योरी पर क्वेश्चंस करवाते टाइम थ्योरी में साथ साथ रिपीट करवाते चलूंगा ताकि आपकी थ्योरी अच्छे से हो। ये अपने पास दिया हुआ है 5 और ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास दिया हुआ है 4, O1 O2। तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 4, 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो √7। तो ये बेस तो आ गया 4 + √7, हाइट आ गई रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री 3। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका बेस और हाइट दोनों है, तो क्या एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाफ इंटू बेस, बेस 4 + √7 है, इंटू हाइट 3 है, यही अपना आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन ऐसा ही लिखा हुआ है। तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग इसको वापस से देख लेना। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक न्यूनकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप 24, 10 और n है, तो n धनात्मक पूर्णांक का मान क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 8 नंबर। यहाँ पर इससे थोड़े आसान लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जब एसएससी पूछता है A, B और C। ये अपने पास लिखा हुआ है 24, ये अपने पास लिखा हुआ है 10 और ये अपने पास लिखा हुआ है n। अगर अपने पास फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर है, ये अपने पास A है, ये B है और ये C है, सबसे बड़ी साइड अगर C हो तो दो छोटी साइड्स के स्क्वायर्स का सम A² + B² ग्रेटर देन होगा C² के, ऐसा मैंने बताया था न्यूनकोण त्रिभुज के लिए। तो ये कंडीशन अगर याद है आप लोगों को, पहली क्लास में समझा चुका हूं आपको, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी साइड C है, सबसे बड़ी साइड ढूंढनी है। बताओ 24, n और 10 में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? एसएससी में तो इतना ही क्वेश्चन आया है, 4 और 10 है तो ट्रायंगल की तीसरी साइड कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? अगर ये A है तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा, तो 6 से 14 तक। लेकिन ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं इस क्लास में, तो मैं ये बता रहा हूं कि न्यूनकोण त्रिभुज के लिए कहां से कहां तक होगा, और 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। तो ये 10 है, ये 24 है, ये n है। आप लोग कहोगे मुझसे कि सर सबसे बड़ी जो साइड है वो या तो 24 हो सकती है या अपने पास n हो सकती है। तो दो कंडीशन लेकर चलेंगे, 24 भी हो सकती है, n भी हो सकती है। तो अब हम लोग पहले लेंगे n² + 10 का स्क्वायर ग्रेटर देन 24 का स्क्वायर, और दूसरा n भी हो सकता है तो 10 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर ग्रेटर देन n²। अगर अपने पास कौन सा ट्रायंगल है, अगर न्यूनकोण त्रिभुज है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, A² + B² ग्रेटर देन C² होना चाहिए। इसको सोल्व करोगे तो n² बराबर 576 में से 100 माइनस करोगे तो 476, और n का जो मान आ गया वो लगभग 21 पॉइंट समथिंग आ गया। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484। इसको सोल्व करोगे तो n का मान जो आ गया वो अपने पास कितना आ गया, 10 का स्क्वायर, और n का मान जो आ गया वो अपने पास आ गया 676 हो गया, 676 n²। और यहाँ पर अपने पास इसका रूट होता है 26 और ये होता है अपने पास n। तो n की जो वैल्यू है वो, n की जो मान है वो 21 से तो बड़ा होना चाहिए और n का मान 26 से छोटा होना चाहिए। ये अपना ऑप्शन आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो इसमें क्या होता है कि इसीलिए मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि समझाने में मुझे थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और सभी के दिमाग में सही से बैठे, इसलिए मैंने वो 10 क्वेश्चन कर दिए। नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए। दिए गए चित्र ABC, यदि D भुजा ABC का मिड पॉइंट है, भुजा AB पर कोई बिंदु Q तथा BC पर P है, DP पैरेलल है QC के, तो ABC तथा QB P में रिलेशन क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए एक अपने पास A, B और C है, यहां से अपने पास D इसका मिड पॉइंट है और ये एक पॉइंट है P। DP जो खींची गई है वो अपने पास QC के पैरेलल, QC के एक पैरेलल लाइन खींच दी है DP, और इसने इसको मिलाया भी है Q से P को। इसने पूछा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल दूसरा QBP, इनमें QBP में रिलेशन क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान देना आप लोग, D मिड पॉइंट है, सिर्फ इतना हमें दिया हुआ है कि D मिड पॉइंट है, तो ट्रायंगल BQP की बात कर रहा है, ये BPQ की बात कर रहा है। और ट्रायंगल BPQ में दो ट्रायंगल है अपने पास, एक तो अपने पास कौन सा ट्रायंगल है, BDP है,
इसको हम लोग ट्रायंगल BDP प्लस DQP भी लिख सकते हैं। इसको दो ट्रायंगल लिख सकते हैं, BPQ को एक तो इस ट्रायंगल से मिलकर बनाए और एक अपने पास ये इस ट्रायंगल से मिलकर बनाए। और यहां पर आप लोग ध्यान देना, क्या अपने पास दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो एक ही आधार से दो पैरेलल लाइंस के बीच बने ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है। तो जहां पर अपने पास DQP ट्रायंगल है उसकी जगह, जहां पर DPQ है एक ही आधार पर और दो पैरेलल लाइंस के बीच बने ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है, तो DPQ की जगह क्या हम लोग DPC भी लिख सकते हैं क्या? इसकी जगह DPQ की जगह हम लोग इधर वाले से हम लोग ये भी लिख सकते हैं DPC। एक ही आधार पर और दो पैरेलल लाइंस के बीच ट्रायंगल का एरिया हमेशा बराबर होता है, तो जहां DQP है उसकी जगह आप लोग DPC भी लिख सकते हो। और ये दोनों मिलकर, ये दोनों BDP और ये ट्रायंगल DCP, ये दोनों मिलकर क्या अपने पास BDC बना रहे हैं क्या? और BDC का जगह क्या आप लोग, क्योंकि D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होते ही एरिया आधा आधा, तो क्या BDC का क्षेत्रफल टोटल का हाफ होगा क्या? तो BDC की जगह आप लोग लिख सकते हो हाफ ऑफ, इसकी जगह लिख सकते हो हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC। दो इधर आ जाएगा और आंसर आ गया। ये ऑप्शन देख लेना कौन सा है, ये अपना आंसर होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। इसको बारे में मैंने थ्योरी में भी डिटेल से पढ़ाया था, जब आप लोगों को पढ़ाया था कॉन्ग्रुएंसी, उस टाइम इसके बारे में थ्योरी में भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करवा भी चुका हूं। सेम क्वेश्चन है, कैसे कर पाओगे देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये अपने पास लिखा हुआ है ABC A, B और C। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बोर्ड पर आपके सामने है। दिए गए चित्रानुसार त्रिभुज ABC में AB बराबर 9, AC इक्वल्स टू 11, EBC का मिड पॉइंट है और AD कोण BAC का कोण समद्विभाजक करती है और ADB बराबर 90 डिग्री। तो DE की लंबाई बताइए। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB 9 दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि AD कोण BAC का, AD जो है कोण BAC का एंगल बाइसेक्टर है और इस पर ये परपेंडिकुलर है और E इसका मिड पॉइंट है। एकदम आसान, वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है लेकिन मैं 2 बार समझा चुका हूं, तो अब आपको ये चीज समझ में आनी शुरू होनी चाहिए। और आपने अगर कर लिया है तो अच्छी बात है। यहां से आप लोग इसको आगे बढ़ाओ। वही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और वही लाइन अगर एल्टीट्यूड है आगे बढ़ाने पर 90 डिग्री, तो क्या ये अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर होगा। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, वही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर हो, वही लाइन एल्टीट्यूड हो तो हमेशा, और वही लाइन अगर मीडियन भी हो, तीनों में से कोई भी दो दे तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये अगर 9 है, ये अपने पास ये P पॉइंट मान लो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये अगर 9 है तो क्या इधर वाला भी 9 होगा क्या? टोटल 11 था, ये अगर 9 है तो नीचे वाला कितना बचा अपने पास? 2। टोटल अगर 9 है तो ये अपने पास कितना बचा? 2। और ये अगर अपने पास 2 है, ये अगर 2 है तो ये अपने पास कितने सेंटीमीटर होगा? 1 सेंटीमीटर। तो यही अपना आंसर है, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आती। डी भी मिड पॉइंट इसने कहा है क्योंकि वही मीडियन, वही एल्टीट्यूड, और ई मिड पॉइंट इसने खुद ने बोला है। जो क्वेश्चन नंबर मैंने आप लोगों को एक करवाया था अभी शुरुआत में, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था मैंने, सेकंड क्वेश्चन था, उसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं बता देता हूं। उसमें छोटी सी सेकंड क्वेश्चन में अपने पास, सेकंड क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैंने यहां पर एक ट्रायंगल जो बनाया था ABC, ये पॉइंट भी C दे दिया और इसका सरकम सेंटर को भी क्योंकि C से ही दिखाते हैं तो ये पॉइंट भी C दे दिया और ये अपने पास पॉइंट दे दिया O। इस प्रकार से A, B और C जो क्वेश्चन मैंने करवाया था, और इसमें मैंने लिखवाया आपको कि BO बराबर है BC के। तो ध्यान रखना है BC सरकम सेंटर वाला C है। ये बस थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन में वहां और कोई पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, छोटा सा पॉइंट C, क्योंकि वहां पर गलती से 2 जगह बन गया, उसको आप लोग देख लेना। जो ये BO बराबर दिया हुआ है BC के, BO बराबर BC है तो BC ये वाला पॉइंट नहीं है, ये दोनों बराबर है, BO बराबर BC, ये BC बराबर नहीं है। इतना ध्यान रखना आप लोग। ओके, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। मुझे ऐसा लगा है कि आपको समझ में आया होगा और
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।